नमस्कार। जन आस्था न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई शख्सियत के साथ आज का साक्षात्कार शुरू करेंगे। ऐसा युवा चेहरा जो गिरिपार क्षेत्र की शान है, जिनका जन्मस्थल तो कमरऊ है लेकिन कर्मस्थल पांवटा साहिब है। ऐसा युवा चेहरा जो प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। कोरोना काल के दौरान बेहतरीन युवा व्यवसायी के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। आज हम आप सभी को ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो आज के युवाओं के लिए आइकॉन है। आज हमारे बीच है जगदीश तोमर। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं जो आपसे सवाल करूंगा वो ये है कि जिला सिरमौर में गिरिपार क्षेत्र खनन के लिए बेहतरीन जो है मंडी हमारी स्टोन की होती थी, अभी उसकी स्थिति क्या है? सर देखिए, ये बहुत ही आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो हमारा जो खनन का व्यवसाय था वो एक मुख्य साधन था लोगों की आजीविका चलाने के लिए, लेकिन समय के साथ साथ जो है परिस्थितियां बदल गई है। माइंस कुछ बंद हो गई है, लोगों की बेरोजगारी थोड़ी सी वहाँ पे बढ़ गई है, जिस वजह से कि लोगों का पलायन भी वहाँ से शुरू हुआ है। तो अभी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। माइनिंग को लेके लोग काफ़ी हद तक कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं। माइनिंग का जो उद्योग है वो बंद होने के कगार पे है। तोमर जी, एक दौर ऐसा था कुछ दशकों पहले तक कि लगभग 50 से 55 माइनें गिरिपार क्षेत्र में चलती थी और करीब 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोज़गार उसमें मिलता था। अभी हालात धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। अब हालात ये है कि शायद आधी माइनें भी अभी संचालित नहीं हो पा रही। तो सरकार की तरफ से कहाँ कोई कमी रह गई इसमें? सर देखिए, समय समय पर डिपार्टमेंट का कुछ जो नए रूल्स आते रहते हैं उसके ही हिसाब से ही सारे काम चलते हैं। तो माइनिंग को लेके भी कुछ चेंजिंग आए, रूल्स का कुछ चेंज हुए थे, जिसमें कि एनजीटी के कुछ नोटिफिकेशन आई थी कि जो 5 हेक्टेयर से बड़ी माइंस है उसको एनजीटी से क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। एनजीटी की क्लियरेंस में कुछ समय ज़्यादा लग गया लोगों को, जिस वजह से जो है ना सारी माइनें नहीं चल पाई है। कुछ अभी भी एनजीटी में फंसी हुई है जिनका क्लियरेंस नहीं हो पाया है। तो इसमें अगर सरकार कुछ मतलब इसको सरल करने की कोशिश करें तो जल्दी ही सारी माइनें शुरू हो सकती हैं। तो ये केंद्र सरकार कर सकती है या राज्य सरकार? सर ये एनजीटी एक अलग विभाग है जो पर्यावरण को लेकर मॉनिटरिंग करती है। पर्यावरण के हिसाब से ही वो लोग परमिशंस देते हैं और उसी के बिहाफ पे ही लोगों का जो माइन ओनर्स है उनको उसके हिसाब से ही माइंस को डेवलप करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ को हम लोग को प्रक्रिया को जो करने में समय लगता है वो ज़्यादा समय लगता है। वहाँ पे समस्या आती है कुछ लोगों को कि एक तो हमारे पास प्रॉपर इस तरह का कोई स्टाफ नहीं होता है, जिससे जो है ना वहाँ पे प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से समय ज़्यादा लगता है। अच्छा तोमर जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र या खनन क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है और कोई भी सरकार हो बहुत ज़्यादा इसमें अभी तक हमें उतना जितना हमें मिलना चाहिए था उस हिसाब से हमें उसमें सरकार की तरफ से जो रवैया है उनका उतना सकारात्मक अभी तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार। सर पिछड़ने का मुख्य कारण वहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा उसके लिए कोई भी मतलब ठोस कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जो उसको आगे सरल करने की प्रक्रिया है वो नहीं है। जो हमारा मिनरल्स जो निकलता है वो बेसिकली पोल्ट्री ग्रीड्स और कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम जो चूना जो यूज करते हैं हम लोग सफ़ेदी में, उसमें मैक्सिमम यूज़ होता है।
अब अगर प्रक्रिया को सरल करने के साथ साथ सरकार उसमें हमें टैक्सेशन में कुछ रिबेट देती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, जो मार्केट में कंपटीशन होता है उसमें हमें बड़ा जो है सहयोग मिलेगा। अच्छा, तो और एक चीज़ और है जो सुनने में आता है कि कभी हमारा लाइमस्टोन हाथों हाथ बिक जाता था, यहाँ तक कि स्टोन की मंडी उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ मंडियों में से एक लाइमस्टोन की होती थी। अब हालात इतने कैसे बदल गए कि आज हम जो विदेश से या बाहरी राज्यों से जो चुना है, जो इस तरह की लाइमस्टोन है, वो सस्ता पड़ रहा है और हमारा महंगा पड़ रहा है। तो क्या कारण है? सर, इसका एक जो मैं समझता हूँ एक कारण ये है कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री थी जो लाइमस्टोन को यूज करते थे अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो अधिकतर इंडस्ट्रीज फाइनेंशियली हो सकता है या कोई और कारण से वो बंद होनी शुरू हो गई है। जैसे हम लोग अगर हम बात करते हैं पांवटा साहिब के क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने थे, लाइम केमिकल्स हो गया, जयमूर्ति हो गया, तो इस तरह के बड़े बड़े जो पत्थरों जो लाइमस्टोन को यूज करते थे वो प्लांट बंद हो गए। हमारा जो वो लाइमस्टोन यूज होता है या तो कैल्शियम कार्बोनेट में यूज हो सकता है या आपका पोल्ट्री में भी यूज हो सकता है, जो मुर्गियां के लिए दाना वगैरह बनता है उसमें यूज हो सकता है, या हमारा पत्थर जो यूज होता था, सबसे बड़ा खपत जो थी वो शुगर मिल जो यमुनानगर में थी उसमें बहुत ज़्यादा खपत थी। उन्होंने अपने सिस्टम को चेंज करके शुगर मिल ने वो लाइमस्टोन को उन्होंने बंद कर दिया। इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट की मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जिस वजह से प्लांट बंद हो गए और खपत कम होने की वजह से इसका असर आगे व्यापार पे पड़ा है। तो बाहर की मार्केट से जो लोग ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वो भी इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट पड़े, लेकिन प्लांट जो थे जिनमें यूज होता था वो बंद होने की वजह से यहाँ पे फ़र्क पड़ा है। तो अमर जी, एक चीज़ और कही जाती थी, जब अच्छे स्तर पे चला हुआ था हमारा चूना पत्थर का काम, तो देहरादून, विकासनगर, पांवटा साहिब और स्टोन आसपास का एरिया है, तो मार्केट बहुत अच्छे स्तर पे थी जी। आज स्थिति यह है कि क्या इन जगह पर भी असर पड़ा है इस चीज़ का? सर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड, विकासनगर, पांवटा के इलाके जो हमारी लाइमस्टोन की मार्केट से जुड़े हुए थे, उन पे बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है लोगों के रोज़गार पे। हमारे देहरादून की, उत्तराखंड में देहरादून की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे 2001 तक कम से कम 100 चूने के भट्टे ऐसे थे जो संचालित थे, जिनमें लाइमस्टोन की खपत थी। तो वो धीरे धीरे वहाँ पे बंद हो गए हैं। उन लोगों को जो आपूर्ति करते थे, ट्रांसपोर्टर्स था, कोई लेबर थी, वो सभी लोग प्रभावित हुए हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री बंद हुई चूना को लेके जो प्लांट थे, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है ना हमारी मार्केट पे पड़ता है। अगर हमारे खपत करने वाली इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी तो हमारा रॉ मटेरियल कौन लेगा? इससे जो है, जो बीच के लोग, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, वो ट्रांसपोर्टर बंधु हो सकते हैं, वो एक स्पेयर पार्ट की दुकान करने वाला हो सकता है, एक टायर बेचने वाला डीलर हो सकता है, तो वो सभी लोग जो है मतलब इससे छूट गए, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारा जो डिमांड थी वो घट गई।
तो अमर जी, आप भाजपा औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे, तो कई बैठकों में भी जाते होंगे आप, सरकार से सीधा संपर्क आपका रहता है, यहाँ तक कि सीएम या इंडस्ट्री मिनिस्टर से आपकी बातचीत होती है। तो जैसे खनन उद्योग बिल्कुल खात्मे की ओर बढ़ रहा है, इसके उत्थान के लिए, इसको बचाने के लिए इस तरह का प्रयास आप लोगों ने कभी बैठकों में किया, उठाया इस तरह का मुद्दा? सर देखिए, जो इंडस्ट्री की जो प्रकोष्ठ की जो बैठक होती है उसमें सभी मेंबर्स के साथ साथ डिपार्टमेंट के लोग और अधिकारी लोग बैठते हैं। लाइमस्टोन को लेके, माइनिंग को लेके चर्चाएं कम होती है और इंडस्ट्री को लेके चर्चाएं ज़्यादा रहती है, जिसमें सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए स्वावलंबन योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है और साथ साथ और भी बहुत सी सुविधाएं लोगों को दी गई है, जिससे जो है रोजगार युवा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन माइनिंग को लेके सरकार ने कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसा सब्सिडी हमें नहीं दी कि ताकि माइनिंग को लेके भी इसका भी कोई उत्थान हो सके और लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए वहाँ माइनिंग के जो लीज मालिक, खान मालिक है, वो लोगों को रोजगार पैदा करवाने में सक्षम हो सके। तो अमर जी, एक और सवाल जो है जो बार बार उठता रहता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी कई बार इंडस्ट्री मिनिस्टर या सीएम जब भी आते तो कि खनन को उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो वो मुद्दा कहाँ तक पहुँचा? सर देखिए, मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, जो आज का जो सिस्टम के हिसाब से जो अगर हम बात करें तो माइनिंग को एक बहुत ही मतलब इलीगल तरीके से लोग पेश करते हैं कि माइनिंग जो है जी इलीगल लोगों का काम है या वो गलत व्यवसाय है। ऐसा नहीं है। माइनिंग के लिए जितनी फॉर्मेलिटियाँ जो होती है वो सभी लोग पूरी करने के बाद ही लीज या पट्टा जो सैंक्शन सरकार करती है वो लेती है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश होते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। कुछ गलत शरारती तत्वों की वजह से जो है इस व्यवसाय को जो बदनाम किया गया है वो सरासर गलत है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि उद्योग का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया है। पिछले मैं समझता हूँ कि 60-70 सालों से एक ही परिवार ने यहाँ पे राज किया है, सभी लोग उनके साथ जुड़े रहे। उनकी क्या कमियां रही कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान न देकर और चीज़ों पे ध्यान दिया और इस व्यवसाय को जो है आज हम बहुत ही नीचे लेके आ गए हैं कि लोगों को अब आजीविका चलाने के लिए साधन जुटाने मुश्किल हो पा रहे हैं। तो अमर जी, ये तो औद्योगिक दर्जे की बात रही। अब जनता ये भी जानना चाहेगी कि अगर ये औद्योगिक दर्जा मिल जाता तो उसमें क्या लाभ हो सकता है? सर देखिए, उद्योग के साथ साथ तो बहुत सी चीज़ें सरकार द्वारा दी जाती है, जैसे आपका जो ESI हॉस्पिटल रहता है और भी कई सुविधाएं सरकार देती है। लोन की सुविधा एक मिलती है, हर इंडस्ट्री में लोन की सुविधा होती है जो हमारे माइन ओनर्स को शायद नहीं मिली है आज तक। सरकार द्वारा रोड अच्छी दी जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो विभाग हमारे पास है माइनिंग का, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। वहाँ पे सड़कें बेहतर हो सकती है अगर सरकार उद्योग का दर्जा देती है, वहाँ पे लोन की सुविधा हो सकती है। ESI हॉस्पिटल की एक फैसिलिटी मज़दूरों को हमारे मिल सकती है, जिससे जो लोग वहाँ पे खानों में काम करते हैं उनके जो स्वास्थ्य के को लेके हम लोग चिंतित रहते हैं कि जो लोग काम करने वाले हैं वो उनको एक फैसिलिटी मिलती है कि सस्ता इलाज सरकार द्वारा वहाँ पे किया जाता है। वो हमें नहीं मिल पाई सुविधा, जिस वजह से जो है ना ये पिछड़ता गया है और आज बंद होने के कगार पे है। अच्छा, ये तो बात रही माइंस की। अब थोड़ा सा रुक करते हम इंडस्ट्रीज की तरफ। पांवटा साहिब जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो प्रदेश के सबसे पुराने इंडस्ट्रियल एरियो में से एक रहा है। वर्तमान हालात किसी से छिपे नहीं है, नई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, पुरानी को यहाँ पे संचालित करके रखना, उनको बढ़ावा देना, वो सरकार का प्रयास होना चाहिए। नई इंडस्ट्री को हम कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? सर देखिए,
जो नई इंडस्ट्री को जो लाने के लिए ज़रूरी एक साधन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। हम अगर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो सबसे पहले रोड की सुविधा और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को देख के आएगी। यहाँ पे आज हम लोग इतने समय के बाद रेल मार्ग को लेके इतने समय तक हम लोग आंदोलन करते रहे, हमारी बातचीत होती रही, सभी लोगों ने इसके लिए अपने पक्ष रखे। लेकिन अगर जब तक हम लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी इंडस्ट्री को, तब तक वहाँ इंडस्ट्री को बचा पाना या उसको ग्रो कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सर देखिए, मार्केट में आज इतना कंपटीशन है कि हर जगह आप अगर कॉस्ट कम नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। जिस वजह से जो है इंडस्ट्री को अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो वो फेल हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो हमारी जो सरकार से डिमांड थी कि रेल मार्ग की व्यवस्था अगर हमें कनेक्ट करती है तो इंडस्ट्री आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त मात्रा में ज़मीन दे सकता है, पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ बिजली के संसाधन हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं बन सकती है। लेकिन वो सिर्फ व्यवस्थाएं जो है वो एक कमियों की वजह से जो है ना वो पिछड़ रही है। We are critical thinkers. We are innovators. We are full of creativity. We are open to ideas. We are true achievers. And we are the scholars. अच्छा, ये बात इंडस्ट्री और माइंस की रही। अब हॉट चर्चा जो इन दिनों है वो राजनीति की चली हुई है। पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या मिशन रिपीट संभव है? सर देखिए, ये तो जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और जो बड़े बड़े समाचारों से जो आज जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, सभी के माध्यम से जो हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं, तो उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि सरकार रिपीट नहीं हो रही है। सरकार 100% रिपीट हो रही है। जयराम जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत अच्छी सीटों के मार्जिन से जीत के वो विधानसभा में सरकार बनाएंगे, ऐसी हमें आशा है। और दूसरी जो हम लोगों की सबसे बड़ी यहाँ पे एक सिरमौर के लिए जो हाटी का जो बहुत बड़ा एक मुद्दा था, वो भी भाजपा सरकार द्वारा ही पूरा किया गया है, जिससे लोगों में बहुत ही उत्साह है कि वो भाजपा के हर प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विधानसभा भेजेंगे। कितना इफेक्ट करेगा? क्योंकि जो कांग्रेसी नेता है वो इस मुद्दे को कह रहे हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुई, अभी इस पे श्रेय लेने की क्या ज़रूरत है। तो वो पूरे प्रचार प्रसार इस आधार पे कर रहे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो किस आधार पे वोट लें? सर देखिए, ये सारी चीज़ें कांग्रेस के नेता भी मान चुके हैं, भाजपा के नेता भी बोल चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिलासपुर दौरे में के दौरान भी कही है और मंडी दौरे के दौरान भी कही है। और सबसे हमारे देश के जो आज बहुत ही शक्तिशाली नेता है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, वो स्तोन दौरे पे आके खुद कह चुके हैं कि हाटी का जो आपका मुद्दा था वो हम लोगों ने कर दिया है। अब सर किसी के कहने पे या किसी के मानने से, अगर किसी के बोलने से ये चीज़ें नहीं होगी या हो चुकी है, तो उसका समाधान ये तो चुनावी एक प्रक्रिया है। विपक्ष विरोध करता है और सत्ता पक्ष उसको बखान करने की कोशिश करता है। तंवर जी, आप ये चीज़ मानते हैं कि अगर यही मुद्दा 2 साल पहले हुआ होता तो शायद इतनी राजनीति नहीं होती? सर देखिए, हर चीज़ समय के साथ ही ठीक लगती है। तो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को बचा के रखा कि चुनाव के दौरान ही हम कोई ऐसा घोषणा पत्र, ऐसी कोई घोषणा या ऐसा कोई काम करें जिससे लोग याद रखें उस बात को।
हम 2 साल पहले कोई काम कर चुके हैं, वो आज उसको बार बार गिनाएंगे, वो बहुत बड़ी भूल होती है। कि श्रेय लेना है तो जो काम आपने जल्दी या उसमें किया हो, ताजे इसमें किया हो, वो ज़्यादा आप लोगों को जो है मतलब उसका श्रेय लेने का वो मिलता है। तोमर जी, अंतिम सवाल, अगर मिशन रिपीट होता है तो उन हालात में औद्योगिकरण को व हमारी जो माइंस है उनको बचाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर देखिए, हम लोगों का प्रयास तो यही है कि सरकार के साथ मिलकर जो सरकार के दिशा निर्देश बनेंगे, जो विभाग के दिशा निर्देश होंगे, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे कि कैसे इस विधि को सरल किया जाए ताकि लोगों को कम समय में अच्छा रिजल्ट मिले। अगर हम लोग कोई किसी भी विभाग में कोई NOC या किसी अप्रूवल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय ना खराब कर उस चीज़ को जल्दी करें ताकि नया काम शुरू हो जाए और वहाँ पे रोज़गार के साधन खुलते रहें ताकि लोगों को रोज़गार मिलता रहे। हमारे इलाके में सर देखिए कि कोई भी ऐसा रोज़गार का साधन नहीं है माइनिंग को छोड़ के कि जहाँ हम लोग अपने आदमियों को एडजस्ट कर सकें। हमारे पास सिर्फ माइनिंग ही एक ऐसा साधन रहा है पिछले 30 सालों से, जिसमें हम लोगों का हर एक व्यक्ति, कहीं कोई ड्राइवर, कोई मुंशी, कोई लेबर, तो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस प्रक्रिया को सरल करें और जितना बढ़ावा या जो सुविधाएं और इंडस्ट्री को मिलती है वो हमारी माइनिंग को इंडस्ट्री को भी मिले ताकि लोग इससे जो है जुड़े रहें। धन्यवाद तोमर जी, आप इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की और अब मैं हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और नए एपिसोड में नए शख्सियत के साथ, नए जोश के साथ आप सबसे फिर मुखातिब होंगे। फिलहाल इतना ही। हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहें और किसी भी तरह की विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद।